हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप सिंह वेलकम करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में, जहां पर मिलता है आपको फ्री एजुकेशन फ्रॉम क्लास 6 टू 12th। मतलब यहां पे कुछ चैप्टर्स देखने के बाद आपको किसी भी तरीके का गोल्ड सब्सक्रिप्शन या प्रीमियम सब्सक्रिप्शन देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आते हैं क्वालिटी कंटेंट एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जैसा कि हम मिला करते हैं हमारे फिजिक्स सब्जेक्ट के साथ, और ये हमारे विज्ञान का ही एक हिस्सा है, और हम आज इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं एमसीक्यूज क्वेश्चंस चैप्टर नंबर 11 कार्य तथा ऊर्जा के। जैसा कि हमें पता है कि एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चंस हमारे लिए कितने हेल्पफुल हैं भाई। हमारे एग्जाम में डायरेक्टली आते तो हैं ही साथ ये पूरे चैप्टर को समराइज करने, मगअप करने और क्विकली याद रखने में भी हमें मदद करता है। नॉट एवर दिस, इसमें भी मदद करता है कि हम एक लॉन्ग आंसर टाइप आंसर्स को भी फ्रेम कर पाए। कैसे भाई? तो आपको पता है एक लॉन्ग आंसर टाइप में आप लिखते हैं एक की लाइन, एक इंपॉर्टेंट लाइन, एक ऐसी वेटेज भरी लाइन जिसका आगे एलेबोरेशन करते हैं, उसी का एक्सप्लेनेशन करते हैं। तो मतलब ये कुल तरीके से, सभी तरीके से हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है भाई। मतलब ये सेशन बड़ा ही मजेदार सा है, बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट सा है, क्योंकि ये आपको बहुत सारे मैटर पे सॉल्व करने वाली है, आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को। तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं, लेकिन उसके पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट। वो रिक्वेस्ट इस बात की कि आपको सिर्फ इतना करना है कि जैसे ही क्वेश्चंस आपके सामने फ्लैश होते हैं, आपको तुरंत उनके आंसर्स अपने कमेंट सेक्शन में करते जाना है, जिससे कि हमें आइडिया लग जाएगा कि आपके लिए अब किस प्रकार की तैयारी करानी है, और आपको यह आइडिया लग जाएगा कि आपका यह चैप्टर कितना प्रिपेयर्ड है, मतलब आप कितने ज्यादा तैयार है इस चैप्टर को लेकर के। कुल मिलाकर के ये इंपॉर्टेंट सा सेशन हम चलिए शुरू करते हैं, और आप तैयार होंगे अपने आंसर्स लिखने के लिए। लेकिन उसके पहले भाई, उसके पहले एक क्विक रिवीजन देख करके आते इस चैप्टर को। एक बार देखते हैं इस चैप्टर के अंदर क्या क्या चीजें हमने देखी थी, इसके बाद हम इस मुद्दे पर आते भाई। तो देखिए भाई, हमने इस चैप्टर में देखा था हमारे कुछ कॉमन टॉपिक्स जिनकी हम बात कर लेते हैं। क्या था भाई? तो ये हमारा था कार्य एवं ऊर्जा। तो यहां पे हम दोनों की अलग अलग बात करने जा रहे हैं। कार्य के लिए हमने समझा था कार्य क्या होता भाई? तो कार्य हमारा था, ये होता है हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली कि अगर किसी वस्तु के ऊपर हमने बल लगाया और उसमें विस्थापन हो गया, तो इसी को हम कहते थे क्या? कार्य। मतलब कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन, वर्क इक्वल्स टू फोर्स इंटू हमने देखा था डिस्प्लेसमेंट। इसकी इकाई क्या होती है भाई? तो इसको मेजर करते हैं हम जूल्स में। खत्म बात। इसके बाद हमने पाया था कि इसके प्रकार, कार्य के प्रकार, तो इसके प्रकार हमारे पास 3 थे। एक हमारे पास था पॉजिटिव वर्क, एक हमारे पास आया क्या भाई? तो नेगेटिव वर्क, एक हमारे पास में आया इसी तरीके से जीरो वर्क। और ये सब कुछ डिपेंडेंट है किसके ऊपर? पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, इस डिस्प्लेसमेंट के ऊपर, इस विस्थापन के ऊपर। ठीक है ना? अगर विस्थापन पॉजिटिव तो पॉजिटिव वर्क, विस्थापन नेगेटिव तो नेगेटिव वर्क, विस्थापन जीरो तो जीरो वर्क। फिर इसके बाद हमने बात करी हमारे अगले टर्म ऊर्जा की। ये तो हो गया दरकार। हमने दूसरे टर्म में क्या बात करी भी? हमने बात करी ऊर्जा। तो ऊर्जा में हमें जो यहां पर डिस्कस करना था वो ऊर्जा थी हमारी यांत्रिक ऊर्जा। सिर्फ और सिर्फ हमें इसी के बारे में डिस्कस किया, यांत्रिक ऊर्जा। इसके अतिरिक्त बहुत सारी ऊर्जाओं की डिस्कशन हमने अपने कंसेप्ट वीडियो में करी है, बट ये कोर चैप्टर जो डील करता है वो करता है यांत्रिक ऊर्जा, जो कि बनी है 2 तरीके की ऊर्जा से। एक है इसमें गतिज ऊर्जा, और दूसरी ऊर्जा है हमारी स्थितिज ऊर्जा। किसी वस्तु के गति के कारण जो ऊर्जा होती है उसको कहते हैं हम गतिज ऊर्जा, और उसी वस्तु के स्थिति के कारण जो ऊर्जा होगी वो स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा को हम डिनोट करते हैं के से। तो के इक्वल्स टू होता है हमारा फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर, जहां पर एम द्रव्यमान है और वी जो है वो वेग है। वैसे स्थितिज ऊर्जा की अगर मैं बात करूं तो इसको लिखते हैं पीई इक्वल्स टू एम जी एच,
जहां पर m द्रव्यमान है, g जो है गुरुत्वीय त्वरण और h जो है वो हाइट है। ठीक है, इसके बाद हमने इसी के अंदर डिस्कस किया ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत को। ठीक है, हमने क्या डिस्कस किया इसी के बाद भाई, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत कहता है कि किसी भी पिंड में उसकी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा हमेशा ही कैसे होते हैं भाई, स्थिर होते हैं, स्थिरांक, ये हमेशा ही स्थिरांक होंगे। मतलब ऊर्जा ना तो नष्ट की जा सकती ना बनाई जा सकती, सिर्फ और सिर्फ रूपांतरित हो सकती, इसीलिए लिखते हैं काइनेटिक प्लस पोटेंशियल इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। फिर इसके बाद हमने इसी के अंदर डिस्कस किया कार्य करने की दर। इसको हमने कहा भाई क्या, इसको हमने कहा शक्ति। शक्ति क्या होती है भाई, तो शक्ति जो होती है हमारी, ये होती है कार्य करने की दर। मतलब ये हो जाता है फॉर्मूला कार्य बटा समय। अर्थात इसको मैं लिखता हूं शक्ति को, है ना, पावर को P से, तो P इक्वल्स टू हमें मिलता है, P इक्वल्स टू हमें मिलता है वर्क अपॉन टाइम, कार्य बटा समय। इसकी इकाई इंपॉर्टेंट है थोड़ी सी, इसकी इकाई होती है हमारी भाई वॉट, WATT, वॉट। फिर हमने इसी तरीके से एक और टर्म देखा कि इसकी हमारे पास थी कुछ कमर्शियल यूनिट्स की बात करी, तो एक यूनिट जो होती है वो थी 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल्स। ठीक है ना। अगर इसी तरीके से हम बात करते हैं, मैं इसको कंप्लीटली लिख लेता हूं उसी के टर्म में, यह है किलोवाट आवर। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं इसको, ठीक है, तो मैं और लिख सकता हूं सेम चीज को अगर, तो 746 वॉट इज इक्वल्स टू लिखते हैं 1 हॉर्स पावर 1 HP। क्या लिखते हैं भाई, 1 हॉर्स पावर 1 HP। ये इतनी सी बात थी इस चैप्टर के अंदर बस। ठीक है, चलिए तो फिर फटाफट शुरू करते हैं हमारे क्वेश्चंस को, और आप तैयार हो जाइए अपने आंसर्स को कमेंट सेक्शन में लिखने के लिए। तो ये रहा भाई आपके सामने आपका पहला क्वेश्चन, जो कहता है किसी वस्तु के संवेग को 3 गुना करने से उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी। ठीक है ना, किसी वस्तु की क्या कर रहे हैं भाई, संवेग को 3 गुना कर रहे हैं। संवेग को कितने गुना, 3 गुना। तो अगर किसी वस्तु के संवेग को 3 गुना की जा रही है तो गतिज ऊर्जा पे क्या असर होगा। तो हमने अभी जस्ट देखा गतिज ऊर्जा क्या होता है भाई, हाफ mv²। यह गतिज ऊर्जा हाफ mv²। क्या कर दूं मैं, तो मैं यहां पे लिख देता हूं भाई कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ mv²। अब चूंकि मुझे पता है जो संवेग होता है वो कहलाता भाई mv, मास इंटू वेलोसिटी। अब क्या करूं कि इसको मैं कैसे सॉल्व करूं, तो देखिए हाफ, इसमें अगर एक m का गुणा और एक m का भाग दे दूं तो ऊपर हो जाएगा गुणे mv²। अब और आगे बढ़ता हूं मैं, हाफ को ऐसे ही छोड़िए, m को इसी के साथ में ले लेता हूं, नीचे वाले m को, ऊपर क्या बचेगा भाई m इंटू m, m² v²। अब चूंकि मुझे पता है mv ये संवेग p से डिनोट होता है भाई, ये mv के बराबर है, मतलब क्या हो जाएगा, ये अगली लाइन लिखूं 2m इज इक्वल्स टू, मैं लिख सकता हूं क्या, mv का स्क्वायर। ये काइनेटिक एनर्जी चल रही है, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू ये कितना हो जाता है भाई, तो ये कंप्लीटली हो जाता है p² अपॉन में 2m। ये क्या गया, p² अपॉन 2m। अर्थात मैं अगली लाइन में लिख सकता हूं इसी सेम वैल्यू के साथ में कि हमारी जो काइनेटिक एनर्जी है वो समानुपाती है। ये देखिए 1/2m कैसा था भाई, ये 1/2m कांस्टेंट, तो काइनेटिक एनर्जी समानुपाती है किसकी, p² के। गतिज ऊर्जा समानुपाती है किसके, संवेग के वर्ग के। मतलब मेरे पास जो रिलेशन है फाइनली वो क्या है भाई, तो मुझे आया गतिज ऊर्जा समानुपाती संवेग का स्क्वायर। यही है, क्योंकि जब मैं कांस्टेंट को हटाता हूं तो समानुपाती का चिन्ह लगा सकता हूं, क्योंकि समानुपाती आता है कि कांस्टेंट लगाते हैं, तो क्या हो गया, गतिज ऊर्जा समानुपाती होगी संवेग के स्क्वायर के।
अब क्या करूं भाई, तो अब मुझे क्वेश्चन में दिया गया कि संवेग को 3 गुना कर दिया, संवेग को कितना 3 गुना, तो गतिज ऊर्जा कितनी होगी, तो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू संवेग का स्क्वायर, मतलब 3 का स्क्वायर, मतलब कितना हो गया 9 टाइम्स, कितने गुना बढ़ जाएगी भाई 9 गुना। तो आंसर देखिए ग बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। चलिए तो हम एक बार चेक भी कर लेते हैं, ग बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कैसे होगा इसके लिए आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट रख सकते हैं। हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे और आप रेडी रहिए अपने आंसर्स को मार्क करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 2500 जूल कार्य करने में किसी मशीन को 5 सेकंड का समय लगता है तो उसकी शक्ति कितनी होगी, कितना पावरफुल होगा। तो हमने अभी क्या किया भाई, हमने अभी तो किया जो शक्ति होती है वो कार्य बटा समय, शक्ति क्या होती है कार्य बटा समय। आइए यहां पे कर लेते भाई, शक्ति बराबर कार्य बटा समय। अब बताइए ना भाई यहां पे क्या रखा हुआ है, कार्य की वैल्यू कितनी 2500 जूल, मुझे कैसे पता लगा, मुझे इस जूल से पता लगा, ठीक है ना। तो चलिए 2500 अपॉन समय कितना भाई, तो 5 सेकंड। अब अगर इसको मैं करूं क्या डिवाइड, ठीक है, तो शक्ति निकालनी थी, इसको डिवाइड कर देते भाई, डिवाइड करने पे कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 500 पंजे 2500, मतलब पावर की वैल्यू आ गई 500। ये किस में आई भाई, तो ये आई वॉट में, हमें किस में चाहिए किलोवाट में। किलोवाट का मतलब क्या होता है, तो किलोवाट का मतलब होता है कि भाई इसको कर दीजिए आप 1000 से विभाजित, 500 डिवाइडेड बाय 1000, तो ये 2 जीरो 3 जीरो तो खत्म हो जाएंगे भाई, है ना, मतलब इसमें डेसिमल कहां पे प्लेस हो जाना चाहिए, तो इसमें डेसिमल हो जाएगा 0.5 किलोवाट, 0.5 किलोवाट, 3 डिजिट लेफ्ट में आ जाएगा, दशमलव तो यहीं आएगा ना, ठीक है। तो आंसर 0.5 किलोवाट, मतलब घ आंसर करेक्ट है। यहां पे मेरे पास आंसर में 0.5 वॉट भी था, तो वॉट में 0.5 नहीं 500 वॉट आया था, किलोवाट करेंगे तब ये 0.5 हो जाएगा, ठीक। चलिए आई होप ये आंसर आपने बिल्कुल सही लगाया होगा। हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। छत पर दौड़ते हुए बालक में कौन सी ऊर्जा है इन निम्नलिखित में से। एक बालक है जो छत पे दौड़ रहा है, तो एक बात, छत कहने का मतलब क्या है, छत कहने का यह मतलब है, ये बालक कहां चला गया भाई छत पे, छत पे मतलब ये रही मेरी ग्राउंड, इस ग्राउंड से ये भाई किसी न किसी ऊंचाई पर होगा ये बालक। अब ये बालक क्या कर रहा है भाई, तो ये दौड़ रहा है, तो जब ये बालक दौड़ रहा है छत पे तो एक एच हाइट पे है, मतलब इस पूरे छत पे दौड़ते समय इसके पास एक चीज तो नियत चल रही है, क्या mgh, इसी छत पे दौड़ रहा है, mgh तो उसके पास है, mgh मतलब क्या भाई, इसके पास स्थितिज ऊर्जा तो है, क्यों, क्योंकि ये हाइट पर है, इसके पास स्थितिज ऊर्जा है। अब कह रहे हैं कि वो दौड़ रहा है, अब ये दौड़ेगा तो इसके पास कौन सी ऊर्जा आ जाएगी, गतिज ऊर्जा भी, ये दौड़ रहा है तो उसके पास कौन सी ऊर्जा आ गई, गतिज ऊर्जा भी। लेकिन ये दौड़ कहां रहा है, ये दौड़ रहा है, अगर आप देखें तो ये थी मेरी ग्राउंड, ये थी मेरी ग्राउंड, इस ग्राउंड से एक हाइट पे ये दौड़ रहा है, तो इसके पास स्थितिज ऊर्जा भी है और गतिज ऊर्जा भी है। तो आंसर चेक करते हैं कि स्थितिज ऊर्जा या सिर्फ गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों, और ऊर्जा कोई ऊर्जा नहीं, तो भाई स्थितिज ऊर्जा भी और इसके पास गतिज ऊर्जा भी है, दोनों ही ऊर्जा इसके पास, यानी आंसर कौन सा हो गया, ग आंसर बिल्कुल करेक्ट है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे। 10 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड 10 मीटर की ऊंचाई से स्वतंत्र रूप से गिरता है, जमीन पर पहुंचने के समय उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी। देखिए भाई ये क्वेश्चन थोड़ा सा बस दिमाग लगाना है, ये आंसर बन जाएगा। ये कह रहे हैं कि एक पिंड है, ये हो गया एक पिंड, और हमारी यहां पर जो है वो है पृथ्वी, ये हो गई हमारी धरातल भाई। अब ये पिंड क्या हो रहा है भाई, तो ये पिंड हमारा जो है ये गिर रहा है यहां से, ठीक है ना, ये स्वतंत्र रूप से गिर रहा है, कितने केजी का भाई, तो ये है 10 केजी का, और हाइट यहां से यहां तक की जो है, ये जो ऊंचाई है, ये ऊंचाई इसकी है 10 मीटर। अब ये दो वैल्यू मुझे मिली, अब क्या कर दें भाई, तो इसको गिरा दीजिए, ये अब यहां से भाई गिरना शुरू करेगा, तो ये जब गिरना शुरू करेगा तो ये पूछना चाह रहे हैं कि जब वो यहां आ जाए, कहां भाई, यहां,
जब वो पृथ्वी पर आकर के बिल्कुल टकराने ही वाला होगा, तब इसकी, है ना, इसको डॉट 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 कर देते हैं, मतलब यहां आकर के जब टकराएगा तब ये जो बॉल होगा इसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी, यहां पर मुझे पता करना है कि इसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी। तो एक बात सिंपल सा समझेंगे हम कि जितनी ऊर्जा इसके पास इस हाइट पर होगी उतनी ही इसके पास गतिज ऊर्जा जमीन पर टकराने से पहले होगी। तो मतलब यहां पर इस हाइट पर हमको कैलकुलेट कर लेना है क्या, स्थितिज ऊर्जा उसी के बराबर होगी जमीन पर टकराते समय गतिज ऊर्जा। भाई मैं जितना ऊपर ले गया हूं, जितना इसके अंदर एनर्जी स्टोर किया, वही तो डिप्लॉय होगा काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। तो कितना हो जाए, तो देखिए स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला पहले निकालते हैं भाई। स्थितिज ऊर्जा बराबर होता है mgh। ये क्या क्या है भाई, द्रव्यमान इंटू गुरुत्वीय त्वरण इंटू ऊंचाई, द्रव्यमान इंटू गुरुत्वीय त्वरण इंटू ऊंचाई। तो द्रव्यमान की जो वैल्यू है, ठीक है ना, द्रव्यमान की कितनी वैल्यू है भाई, तो देखिए यहां पे खुद से इन्होंने दिया 10 kg, ये m है, ये 10 मीटर क्या है भाई इसकी हाइट है, और मुझे g का मान पहले से ज्ञात है कि होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये गुरुत्वीय त्वरण का मान है जो नियत है हमारी पृथ्वी पे, ये बदलता नहीं है, कांस्टेंट है। तो m कितना भाई 10 इंटू g कितना 9.8 और हाइट कितना 10। 98 में 100 10 और 10 का गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा भाई 9800। दशमलव एक डिजिट के बाद है, ये दशमलव एक डिजिट के बाद है, तो दशमलव एक डिजिट के बाद लगा दिया, कितना हो गया भाई, तो इसके पास जो एनर्जी होगी 980 जूल की। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं कि यही किसके बराबर हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाएगी। मतलब काइनेटिक एनर्जी बराबर पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू 980 जूल। कब, जब पृथ्वी से टकराने वाली होगी, और बीच में रहती ना तो 50-50 होती, 50% काइनेटिक एनर्जी 50% पोटेंशियल एनर्जी। तो आंसर विल बी ग 980 जूल। कौन सा हो जाएगा आंसर, आंसर हो जाएगा ग हमारा 980 जूल, बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, आई होप आपने भी इसको बिल्कुल सही बनाया था। मैं बढ़ता हूं अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। जल्दी से आंसर टाइप कीजिए भाई, बिल्कुल जल्दी। द्रव्यमान m के कण का रेखीय संवेग p है तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी। अभी जस्ट इस बात को हमने सॉल्व किया। क्या सॉल्व किया था भाई, कि जैसे ही आप m द्रव्यमान के कण को रेखीय संवेग p के साथ में कवर करेंगे तो आप लिखेंगे भाई काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा होती है हमारी हाफ mv²। हमने अभी क्या किया था भाई, हमने ये किया था कि मुझे चाहिए था संवेग, और संवेग बराबर चूंकि होता है, संवेग p बराबर होता है भाई mv, ऊपर है mv², एक m और रख दूं तो ये m² v² हो जाएगा, 1/2 m² v²। अब भाई एक m एक्स्ट्रा ऊपर क्या किया था, ऊपर गुणा, तो नीचे कर देंगे भाग, ठीक है ना। यहां पे मैं एक बार और लिख लेता हूं भाई, चलिए एक बार और लिखते हैं, 1/2 mv² इंटू m अपॉन में m, गुणा भाग कर दिया तो क्या हो गया 1/2 m इंटू ये वाला m और ये वाला m गुणा कर दीजिए, क्या हो गया m² v²। अब आपको दिख रहा है भाई p बराबर क्या होता है mv, तो ये क्या इसके बराबर हो जाएगा 1/2 m इंटू p²। इसको लिख सकता हूं ना, नहीं लिख सकते तो लीजिए एक बार और लिखते हैं, mv का स्क्वायर, ये दोनों का स्क्वायर है तो लिख सकता हूं 1/2 m इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा भाई, अब तो लिख सकते हैं p²। ये हो गया काइनेटिक एनर्जी। मतलब फाइनली हमारी जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी आ गई भाई, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 ऑफ m, 1/2 m इंटू p²। तो मतलब इसको ऊपर वाले को p² कर देता हूं, इसी को क्या कर दिया हमने p², मतलब k इक्वल्स टू p²/2m। यानी आंसर कौन सा सही हो जाना चाहिए, आंसर नंबर घ बिल्कुल करेक्ट आंसर है भाई, ठीक है। चलिए, तो 5th क्वेश्चन भी समझ में आ गया, क्योंकि ये पहले क्वेश्चन में जो था उसी के जैसा है, सेम टू सेम। उसमें वहां पे 3 गुना कर दिया था संवेग को, लेकिन कैलकुलेशन तो ऐसी ही बनाई थी हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं, क्वेश्चन नंबर 6, जल्दी से आंसर करेंगे भाई। निम्नलिखित में कौन ऊर्जा का मात्रक नहीं है,
क्या जूल नहीं है, न्यूटन मीटर नहीं है, किलोवाट नहीं है कि किलोवाट घंटा नहीं है? कौन नहीं है? तो निम्नलिखित में से अगर हम बात करते हैं ऊर्जा के मात्रक की, तो ऊर्जा का मात्रक भाई जूल तो सीधे सीधे है, इसकी स्टैंडर्ड यूनिट ही होती है ना। न्यूटन मीटर, किलोवाट, किलोवाट घंटा, ठीक है। तो अगर हम कहते हैं ऊर्जा के लिए, ठीक, तो ऊर्जा जो होती है भाई हमारी, वो होता ही है क्या? कार्य की गणना। और कार्य क्या होता है? कार्य होता है हमारा बल इंटू विस्थापन। तो जब बल इंटू विस्थापन आप करते हैं तो बल का मान हो जाता है न्यूटन और विस्थापन का मीटर। तो न्यूटन मीटर भी है, इसी 1 न्यूटन 1 मीटर को हम कहते हैं क्या भाई? 1 जूल, मतलब जूल भी है। अच्छा, किलोवाट घंटा अगर इसकी बात करते तो ये ऊर्जा का ही मात्रक है भाई। बचा कौन? किलोवाट। ये किसका मात्रक है? ये अकेला जो है, जो मात्रक है किसका? शक्ति का। किलोवाट जो है किसका मात्रक है भाई? ये शक्ति का मात्रक है, बाकी सब तो थे। तो मतलब हमारा हो गया इसका आंसर क्या भाई? इसका आंसर हो जाएगा ग, बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करता हूं। ऊर्जा का व्यवसायिक मात्रक क्या है? अभी जस्ट हमने बात करी, ऊर्जा का जो व्यवसायिक मात्रक है वो क्या है भाई? किलोवाट आवर, ठीक है ना। ये एक यूनिट जो है यही है क्या? किलोवाट आवर, किलोवाट घंटा, ये जो लिखा था हमने, अच्छा हट गया, किलोवाट आवर यही है भाई, ठीक है। तो हमें मिल गया क्या भाई? ऊर्जा का व्यवसायिक मात्रक किलोवाट आवर। वॉट अकेली किसकी मात्रक है भाई? ये शक्ति की। और जूल किसकी मात्रक है भाई? तो ये कार्य की है, और ये ऊर्जा की भी है, लेकिन ऊर्जा की व्यवसायिक नहीं, ऊर्जा की एसआई यूनिट है। जूल जो है ये ऊर्जा की कौन सी भाई? एसआई यूनिट है, व्यवसायिक नहीं। व्यवसायिक मतलब जिसमें व्यवसाय होता है, जिसमें विनिमय होता है, जिसमें खरीद फरोख्त होती है, उसकी बात करें तो वो किलोवाट आवर है। चलिए, आंसर ग बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ता हूं मैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 पे। संपीड़ित कमानी द्वारा धारिता ऊर्जा। ये संपीड़ित कमानी का मतलब होता है, ये जिस सस्पेंशन की बात करते हैं उसकी बात करें। ये देखिए, जब इसको ऊपर की तरफ प्रेस कर रहे हैं, ठीक है ना, जैसे वो स्प्रिंग जैसा जो होता है उसको आपने प्रेस किया, तो उसमें आपने क्या स्टोर किया? तो आपने उसके अंदर स्टोर की है स्थितिज ऊर्जा, ठीक है ना। ये कौन सी ऊर्जा है इसके अंदर? जब स्टोर हो रही है ऊपर की तरफ जा रहा है तो स्थितिज ऊर्जा, और उसी को रिलीव करने के लिए वो नीचे की तरफ जाता है। ध्वनि का बात हो ही नहीं सकती भाई। गतिज एक हद तक समझ में आ रहा था, लेकिन गतिज ऊर्जा स्टोर नहीं होती। स्टोर्ड एनर्जी जैसी बात होती है, जैसे धारिता की बात होगी, स्टोर करने की बात होगी, तो भाई धारिता स्टोर जब आएगा वो हमेशा ही स्थितिज ऊर्जा होगी, ठीक है। गतिज ऊर्जा नहीं है, आंतरिक ऊर्जा नहीं है, स्थितिज ऊर्जा ही है। चलिए, घ बिल्कुल करेक्ट आंसर है भाई, ठीक है। बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। एक पिंड h ऊंचाई से गिर रहा है ना, एक पिंड को h ऊंचाई से गिरा, h/2 ऊंचाई से गिराने के पश्चात इसमें होगी, क्या होगी इसके अंदर? मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि जब उसको एक मैक्सिमम हाइट से गिरा रहे थे, जब तब जितनी उसकी स्थितिज ऊर्जा थी वही उसकी नीचे आकर के गतिज ऊर्जा बदल गई। लेकिन जब बीचों बीच होगा, देखिए एक पिंड है वो यहां पर है, और एक कंडीशन यहां पर बना लेता हूं मैं, और एक कंडीशन यहां बना लेता हूं। ये 3 कंडीशंस है। ये हमारी पृथ्वी है भाई, ये हमारा ग्राउंड हो गया, यहां आकर के टकरा चुकी है। जब यहां पर होगा, यहां पर इस लोकेशन पे, तो यहां पे पोटेंशियल एनर्जी जो होती है, स्थितिज ऊर्जा, वो मैक्सिमम होती है, और जो गतिज ऊर्जा होती है वो 0 होती है। कब? जब ये अपने अधिकतम ऊंचाई पर है, ये अपने मैक्सिमम हाइट पे है, तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है और गतिज ऊर्जा 0 है, रुक गई। एक बॉल को आप ऊपर फेंकिए, बॉल धीरे 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 रुकता जाएगा, और एक कंडीशन है कि जब वो रुकेगा फिर वापस नीचे आना शुरू होगा। तो जहां वो रुक रहा है ना, वहां गतिज ऊर्जा उसकी 0 हो गई, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। अब जब ये नीचे की तरफ बढ़ना शुरू करता है तो यही पोटेंशियल एनर्जी बदलने लगती है गतिज ऊर्जा के रूप में, काइनेटिक एनर्जी के रूप में। तो ये जब बीचों बीच आए, ये पूरी हाइट जो यहां से यहां तक की है वो है भाई, इन्होंने कहा h, तो h ले लेता हूं। ये जो यहां से यहां तक की है तो ये मिड पॉइंट है, ये हो गया मेरा h/2। तो ये पोटेंशियल एनर्जी बदलने लगी काइनेटिक एनर्जी में। जब ये बीचों बीच आएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी ये दोनों ही कितनी रह जाएगी? ये ओरिजिनल पोटेंशियल एनर्जी का हाफ, ये ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी का हाफ। मतलब जितनी काइनेटिक एनर्जी होनी है उसका आधा, पोटेंशियल एनर्जी हो गया आधा। मतलब यहां से यहां तक आने में आधा पोटेंशियल एनर्जी गतिज ऊर्जा में बदल चुकी है।
आधी पोटेंशियल एनर्जी गतिज ऊर्जा में बदल गई। अब ये बचा हुआ अगर यहां तक आ गया, यहां जमीन पर टकराने से जस्ट पहले स्थितिज ऊर्जा हो गई 0 और काइनेटिक एनर्जी हो गई मैक्सिमम। देखिए बदल गया, यहां स्थितिज ऊर्जा ज्यादा थी, मैक्सिमम थी, यहां काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो गई। यहां पे काइनेटिक एनर्जी 0 थी, यहां पे पोटेंशियल एनर्जी 0। क्यों भाई? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो होता है mgh। हाइट आधा करेंगे पोटेंशियल एनर्जी आधा हो जाएगा, हाइट जैसी आधा करेंगे पोटेंशियल एनर्जी आधा, और यही पोटेंशियल एनर्जी किसके रूप में खर्च हो रही है? काइनेटिक एनर्जी के रूप में, मतलब हाफ mv² के रूप में ये खर्च हो रही है, तो काइनेटिक एनर्जी भी आधी हो जाएगी। मतलब क्या समझ में आ रहा है भाई? केवल स्थितिज ऊर्जा, केवल गतिज ऊर्जा, या फिर आधी स्थितिज ऊर्जा और आधी गतिज ऊर्जा, अधिक गतिज और कम स्थितिज ना, बराबर बराबर, आधा आधा। तो आधी स्थितिज ऊर्जा और आधी गतिज ऊर्जा, मतलब ग ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। चलिए भाई, यहां तक हमने देखा। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पे। 10th क्वेश्चन कह रहा है कि दो गोली ए और बी जिनके द्रव्यमान क्रमशः 15 ग्राम और 20 ग्राम है, एक का द्रव्यमान 15 ग्राम है, दूसरे का द्रव्यमान 20 ग्राम है, एक लक्ष्य को समान वेग से समान दिशा में चल रही है। मतलब एक लक्ष्य की ओर चल रही है समान दिशा में। कहने का सिंपल सा मतलब, जो शूटिंग रेंजेस पे जो शूटिंग होती है, मतलब जहां पे ऐसा समझ सकते हैं कि निशाना लगाना सिखाते हैं, सैन्य अकादमी हो या फिर एक गेम भी है हमारे ओलंपिक्स के अकॉर्डिंगली। तो भाई ऐसा कह रहे हैं कि एक 15 ग्राम की गोली है, ये रही हमारी 15 ग्राम की गोली, और ये रही हमारी थोड़ी बड़ी 20 ग्राम की गोली, ये नीचे वाली 20 ग्राम की। तो कह रहे हैं कि दोनों जो है समान वेग से समान दिशा में चल रही है। वेग जो दोनों का है, इसका भी v है और ये भी v है। तो यहां पर एक इतना मोटा लकड़ी का गुटका है, दोनों में से कौन सी गोली कितनी भेदेगी इस गुटके को, ये कहना चाह रहे हैं। लक्ष्य को कितना भेदेगी भाई, ठीक है। तो देखिए एक बात समझते हैं, हमें एक चीज यहां से पता चला, v दोनों का ही है, तो होता क्या है, गतिज ऊर्जा के कारण ही वहां पे जाकर के भेदना है, वही गतिज ऊर्जा कन्वर्ट होना है। तो काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा जो होती है वो होती है हाफ mv²। अब चूंकि इसमें कह दिया v कांस्टेंट और ये हाफ भी कांस्टेंट है, तो काइनेटिक एनर्जी समानुपाती हो गया किसके? m के। काइनेटिक एनर्जी किसके समानुपाती? m। m मतलब क्या? द्रव्यमान के। मतलब यहां से समझ में आया कि गतिज ऊर्जा समानुपाती है द्रव्यमान के। तो आप क्या करेंगे भाई? गतिज ऊर्जा द्रव्यमान के समानुपाती, तो किसकी गतिज ऊर्जा ज्यादा होगी? ये हमारी A है और ये हमारी B। तो A की गतिज ऊर्जा की अगर मैं बात करूं, काइनेटिक एनर्जी किसकी? A की, और यहां पे मैं बात करता हूं काइनेटिक एनर्जी B। तो मैं ये पाता हूं कि यहां पर दोनों के द्रव्यमानों को देखने के पश्चात समझ में आता है कि काइनेटिक एनर्जी जो है B की, क्योंकि उसका द्रव्यमान क्या है भाई? ज्यादा, तो काइनेटिक एनर्जी जो B का है वो ज्यादा है, काइनेटिक एनर्जी जो A का है वो कम है। इसका जो B का है, जो नीचे वाला, इसका क्या? द्रव्यमान ज्यादा है। देखिए 20 है, 20 है मतलब इसकी गतिज ऊर्जा ज्यादा और उसकी गतिज ऊर्जा कम होगी। मतलब आंसर देखते हैं, गोली A गोली B से अधिक भेदेगी, A कम भेदेगी भाई। देखिए ये ज्यादा है ना गतिज ऊर्जा, तो ये ज्यादा भेदेगी और ये कम। गोली B गोली A से ज्यादा भेदेगी, ये बिल्कुल सही है भाई। दोनों गोली बराबर भेदेंगी? नहीं भाई, काइनेटिक एनर्जी ने बताया कि बराबर नहीं। पहले छोड़ी जाने वाली गोली अधिक भेदेगी, नहीं, पहले छोड़िए बाद में छोड़िए, उससे फर्क नहीं पड़ता। यहां टाइम का कोई लेना देना नहीं है। आंसर बी बिल्कुल करेक्ट। आई होप आपको यह समझ में आया भी है। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, पृथ्वी तल से किसी पिंड की ऊंचाई दोगुनी कर दी जाती है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? अब देखिए, पृथ्वी तल से जैसे हमने स्थितिज ऊर्जा की बात करी, तो ये होता क्या भाई? Pe = mgh। अब एक वस्तु है, उसका द्रव्यमान तो सेम ही रहेगा। पहले आप 10 फीट पे ले गए, 20 फीट पे ले गए, हाइट बदल रहे, द्रव्यमान नहीं। और ये g हमेशा कांस्टेंट रहेगा, मतलब द्रव्यमान और ये g, ये दोनों कैसा हो गया भाई? ये स्थिरांक, ये कांस्टेंट हो गया, क्योंकि क्वेश्चन में बदला नहीं है। तो पोटेंशियल एनर्जी समानुपाती हो गई किसके? हाइट के। मतलब हमारी जो स्थितिज ऊर्जा है ये हो गई समानुपाती किसके? ऊंचाई के।
और हमारी स्थितिज ऊर्जा अगर ऊंचाई के समानुपाती हो गई तो अगर आपने ट्वाइस ऑफ एच किया है तो हमारी पीई भी कितनी हो जाएगी, ट्वाइस, डबल। तो हाइट डबल होगी तो ये भी डबल हो जाएगी, दोगुनी हो जाती है। मतलब हमारा ख ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है भाई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पे। यदि दो मनुष्य 25 केजी द्रव्यमान के पिंड को अलग अलग समय 3 मिनट तथा 5 मिनट में 30 मीटर की ऊंचाई पर ले जाते हैं, पिंड पर किया गया कार्य। भाई एक व्यक्ति, दो मनुष्य हैं, 25 केजी द्रव्यमान है, यानी 25 केजी हो गया हमारा क्या भाई, ये हो गया हमारा मास। ठीक है, अलग अलग समय 3 मिनट में और दूसरा 5 मिनट, मतलब ऐसा ए जो है वो ले रहा है 3 मिनट और जो बी है बंधु ये ले रहे हैं 5 मिनट। ठीक है, 30 मीटर की ऊंचाई पर ले जाते हैं तो पिंड पर किया गया कार्य। भाई 30 मीटर, हाइट कितनी लेगा, 30 मीटर। अच्छा एक बात बताइए, पिंड पर किया गया कार्य जो होता है कार्य, अब ऊंचाई पर ले जा रहे हैं तो यही कार्य किसके बराबर हो जाएगी भाई, स्थितिज ऊर्जा। यही कार्य किसके बराबर हो जानी है, स्थितिज ऊर्जा। क्यों, क्योंकि हाइट पे ले जा रहे हैं ऊर्ध्वाधर, ठीक है ना, ऊंचाई पर ले जा रहे हैं तो स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है भाई, P = mgh। तो मैं तो पाता हूं टाइम का कोई कंसेप्शन ही नहीं भाई, m सेम है, h सेम है दोनों के लिए और g का मान भी सेम है। g जो है ये हमें पता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, तो m भी सेम, g भी सेम और h भी सेम। अगर ये सब कुछ सेम हो गए तो इसका मतलब पहले मनुष्य द्वारा अधिक होगा, दूसरे मनुष्य द्वारा अधिक होगा, दोनों मनुष्य द्वारा समान होगा, दोनों मनुष्य द्वारा क्या होगा भाई, समान होगा, बराबर ही आएगा ना, mgh सबके लिए समान है, तो दोनों मनुष्य द्वारा क्या होगा, दोनों मनुष्य द्वारा बराबर होगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन नंबर। तो भाई 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हमसे कि 20 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड 10 मीटर की ऊंचाई से स्वतंत्र रूप से गिरता है। ठीक है ना, मतलब एक 20 केजी का द्रव्यमान का जो पिंड है उसको पहले मैं लेके गया 10 मीटर की ऊंचाई तक, तो जब मैं इसको 10 मीटर की ऊंचाई तक लेकर के जाऊंगा तो इसके ऊपर मैं करूंगा क्या भाई, तो स्थितिज ऊर्जा इसके अंदर स्टोर हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। तो कह रहे हैं कि जब जमीन पर पहुंचेगी तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी, तो हमें पता है मैक्सिमम हाइट पर जितनी उसकी स्थितिज होगी उतनी ही होगी, जब वो न्यूनतम ऊंचाई पर आ जाएगा तब उसकी गतिज। मतलब अगर यहां से उठा करके इस पिंड को यहां तक लेकर के आए हैं तो इस पिंड को यहां से यहां तक लाने में जितनी स्थितिज ऊर्जा हुई होगी वही उतनी मिलेगी मुझे गतिज। कब, जब ये जमीन से जस्ट टकराने को होगी तब। तो मतलब यहां पे काइनेटिक एनर्जी होता है मैक्सिमम और पोटेंशियल एनर्जी जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो 0। उसी प्रकार अधिकतम ऊंचाई पर, ये उसकी अधिकतम ऊंचाई है, ठीक है ना, 10 बोला है, 10 ले लेते हैं। यहां पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी भाई मैक्सिमम और काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी इसकी मिनिमम 0। तो सिंपल सी बात हमें समझ में आई है कि जो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी होगी वही यहां पे काइनेटिक एनर्जी होगी। तो मैं क्यों ना पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर लूं, उसी के बराबर काइनेटिक एनर्जी होगी। तो मैं यहां पे लिखता हूं पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, या ऐसा लिख लेते हैं सिंपली, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू, होता है फॉर्मूला हमारा mgh, ठीक है ना। तो m क्या है भाई, m क्वेश्चन में गिवन है, इसका मास कितने का, ये 20 केजी का, ये कितने का है भाई, ये 20 केजी का है। तो 20 केजी का है यानी मास हो गया 20, g का मान रख लेता हूं 9.8 और h का मान 10। अब फिर से एक बार याद दिला दूं कि ये जो g होता है ये गुरुत्वीय त्वरण होता है, इसकी वैल्यू 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये सर्वविदित है, पहले से ज्ञात है। क्यों ज्ञात है भाई, क्योंकि ये त्वरण का जो मान है पृथ्वी के लिए वो सब जगह कांस्टेंट होता है, बदलता नहीं है। तो मतलब ये रख लूं g की जगह पे 9.8, h 10 क्वेश्चन में गिवन है, 20 m क्वेश्चन में गिवन है। अगर इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 98 टूजा अगर मैं करूं तो ये हो जाता 1960 और ये 10 और ये दशमलव कैंसिल हो जाएंगे, मतलब गुणा करूंगा तो ये 98 हो जाएगा। तो ये हो गया 1960 जूल। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, पोटेंशियल एनर्जी कितनी, 1960 जूल। अब नीचे अगर मैं समझूं तो मैं लिख सकता हूं यही अधिकतम
यही अधिकतम काइनेटिक एनर्जी होगा। कारण क्या होता है भाई? कारण होता है कि मुझे यह बात पता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी बराबर हमेशा क्या होना चाहिए? कांस्टेंट। ये कभी बदलता नहीं है। यही काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में, पोटेंशियल काइनेटिक में, लेकिन ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ये पूरी जो यांत्रिक ऊर्जा है ये नहीं बदलेगी। ये किसके बराबर है? ये है हमारी यांत्रिक ऊर्जा। तो यांत्रिक ऊर्जा के बराबर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ये हमेशा सेम रहने वाली, ये चेंज वेंज नहीं होगी। ठीक, सिंपल था, आसान था। आंसर चेक करते हैं हम फटाफट। आंसर है हमारा घ 1960 जूल, बिल्कुल करेक्ट। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट रखें। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे और आप फटाफट सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को और कमेंट सेक्शन में अपने आंसर को टाइप करेंगे। भाई ये रहा आपके सामने 14th क्वेश्चन। ये तो डायरेक्ट है, इसमें कुछ सॉल्व नहीं करना, सीधे आपको आंसर मार्क करना है। क्या है? हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में परिवर्तित होता है। अब नाम से ही क्लियर है ये क्या है भाई? हाइड्रो इलेक्ट्रिक, है ना। ये क्या हो गया भाई हमारे पास? ये हो गया हाइड्रो और दूसरा इलेक्ट्रिक। इन दोनों वर्ड्स को ही मैं सिर्फ समझूं तो मुझे समझ में आता है कि हाइड्रो मतलब क्या भाई? जल। हाइड्रो मतलब क्या होगा? वहां पे जल होगा। जल से मैं क्या कन्वर्ट कर रहा हूं? मैं कन्वर्ट कर रहा हूं इलेक्ट्रिक करंट, है ना। तो मैं इसको नाम ही ऐसा लिख लेता हूं, मैं लिख देता हूं इसको सिंपली विद्युत धारा। इलेक्ट्रिक करंट मतलब क्या भाई? विद्युत धारा। अब ये होगा कैसे? तो जल के अंदर जो जल का बहाव, नदियों पे जो जल का बहाव है, नदियों पे बांध बना देते हैं, उस जल की स्थितिज ऊर्जा बढ़ा देते हैं। मतलब इस जल की जो स्थितिज ऊर्जा होगी, इसी स्थितिज ऊर्जा को हम कन्वर्ट करते हैं विद्युत ऊर्जा में। तो देखिए, गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में ना, यह स्थितिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है भाई बांध में पानी रखने से। विद्युत ऊर्जा को गतिज ना, स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में। स्थितिज ऊर्जा जो है, जो बांध बनाने की वजह से पानी रुका है, रुका हुआ पानी का स्तर ऊपर आ जाएगा, ऊपर स्तर आएगा मतलब पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई, और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई मतलब वहां से मैं क्या करूंगा? उसी पोटेंशियल को काइनेटिक में कन्वर्ट करके, और काइनेटिक में कन्वर्ट करके उससे विद्युत ऊर्जा प्राप्त कर लेंगे। मतलब जो वो पोटेंशियल एनर्जी थी वो अल्टीमेटली किसमें बदलेगी? गतिज ऊर्जा में, और उसी गतिज ऊर्जा से हम क्या निकाल लेंगे भाई? विद्युत ऊर्जा। ठीक है ना। तो जो गतिज ऊर्जा में बदलेगा उसी से हम क्या करेंगे? विद्युत ऊर्जा में उसको कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक, नदियों के पानी के पास क्या स्थितिज, वही स्थितिज बदली गतिज में, और गतिज से वो आ गई विद्युत ऊर्जा में। ठीक, चलिए, तो हमारा आंसर हो गया भाई क। आगे बढ़ते हैं 15th क्वेश्चन में। 10 केजी द्रव्यमान के लोहे तथा, आप इसको पॉज करेंगे, इसके बाद आप आंसर लगा सकेंगे। भाई एक बार रीड कीजिए, आंसर मार्क कीजिए, फिर मैं सॉल्व कराता हूं। ठीक है, चलिए। तो 10 केजी द्रव्यमान के लोहे तथा 3.5 केजी द्रव्यमान के एल्यूमिनियम के गोले का व्यास समान है। दो गोले हैं, दोनों का जो व्यास है वो समान है। तो भाई ऐसा बना लेता हूं मैं, एक ये हो गया गोला और एक ये हो गया गोला। एक एल्यूमिनियम है और दूसरा जो है ना लोहा है। ठीक है, एक लोहा है और दूसरा एल्यूमिनियम। ठीक है, ये हो गया मेरा लोहा और ये हो जाता है मेरा एल्यूमिनियम। अब क्या कह रहे हैं भाई? अब कह रहे हैं आगे कि दोनों गोले किसी मीनार से एक साथ गिराए जाते हैं। दोनों को एक साथ गिराया गया, मतलब ये दोनों की जो हाइट है, यहां पे एक बेस मान लेता हूं मैं, इस जगह से इन दोनों की जो हाइट है वो समान है। ठीक है, एच हाइट है। जब वे भूतल से 10 मीटर ऊपर होते हैं तब, अब भूतल से 10 मीटर ऊपर है तो चलिए ऊपर कर देते भाई। ये यहां पे अभी है और ये वाला जो गोला है ये भी 10 मीटर ऊपर है यहीं पर। जब ये दोनों गोले 10 मीटर ऊपर है तब इनके समान होते हैं। क्या समान होगा? त्वरण, संवेग, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, क्या समान होगा? जबकि मुझे पता है कि इसका मान जो है, इसका मान कितना है भाई? ये लोहा है तो 10 केजी और ये है हमारा 3.5 केजी। ये मुझे पता है दोनों में। तो दोनों में से क्या समान होगा? क्या त्वरण,
क्या? संवेग, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। तो भाई एक बात समझिए, ये दोनों जब गिरेंगे नीचे की तरफ, ये भी नीचे गिर रहा है, ये भी नीचे गिर रहा है, इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है mg। अब m तो वेरिएट हो गया, लोहे का 10 है और एल्यूमिनियम का जो है वो 3.5 है। जब ये वेरिएट हो गया है ना, तो इसका जब आप बात करेंगे संवेग की, तो संवेग का फॉर्मूला मैं यहीं कहीं लिखता हूं ताकि आप कंपेयर कर पाएंगे। संवेग जो होता है भाई होता है mv, तो मास इंटू वेलोसिटी, तो मास बदल गया मतलब ये बदल जाएगा। स्थितिज ऊर्जा की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी, तो इसके लिए भी होता है फॉर्मूला भाई mgh, ठीक है, ये भी दोनों में अलग अलग होगा क्योंकि दोनों के मास अलग अलग है। गतिज ऊर्जा तो हाफ mv², सब में देखिए मास 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 सभी में आया, मतलब सब में वेरिएट होगा। लेकिन त्वरण जो इसके ऊपर लग रहा है स्मॉल g, इसकी वैल्यू होती है gm/r²। अब यहां पे आप पाएंगे कि भाई m तो यहां भी आ गया, लेकिन ये कौन सा मास होता है? ये मास ऑफ अर्थ, पृथ्वी द्वारा लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है, या गुरुत्वीय त्वरण जो उसके कारण होता है, उसी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वहां पे जो द्रव्यमान लेते हैं वो पृथ्वी का होता है। वस्तु के द्रव्यमान पे निर्भर नहीं करता गुरुत्वीय त्वरण। मेरे ऊपर भी गुरुत्वीय त्वरण 9.8 मीटर पर सेकेंड लग रहा है, पर सेकेंड स्क्वायर। इस पेन के ऊपर भी 9.8 पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लग रहा है, या फिर एक बड़ा सा पत्थर हो उसके ऊपर भी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही लग रहा है। मतलब वेरिएट कौन नहीं हुआ? तो वेरिएट त्वरण नहीं हुआ। त्वरण में इनके द्रव्यमानों का कोई लेना देना ही नहीं था भाई। ये जी सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, आर त्रिज्या है और एमई जो है वो मास ऑफ अर्थ है, तो मतलब मास ऑफ ऑब्जेक्ट की तो कोई बात ही नहीं हुई। अच्छा, बात नहीं हुई तो वेरिएट ही नहीं होंगे। मतलब कौन सा क्वेश्चन हो गया भाई? इस क्वेश्चन का बेसिकली आंसर क्या हुआ? क, त्वरण। त्वरण वेरी नहीं करेगा क्योंकि बाकी सब में हमने देखा वस्तु का द्रव्यमान, वस्तु का द्रव्यमान, वस्तु का द्रव्यमान कॉमन था। वस्तु का द्रव्यमान अलग अलग है, मतलब वैल्यू अलग अलग हो जाएंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ता हूं मैं। वॉट निम्नलिखित में से किसका मात्रक है? ठीक है, कार्य का है, ऊर्जा का है, शक्ति का है, इनमें से कोई नहीं। तो भाई वॉट के लिए तो बड़ा ही एक अच्छी सी तरकीब से हमने याद कर रखा था कि जो पावरफुल है, जो शक्तिशाली है, वो जनरली कहते हैं आदमी कि भाई है ना, वो उसके साथ कुछ मत करो, वो बिल्कुल वॉट लगा देगा। क्या करेगा भाई? वॉट लगाएगा। मतलब क्या बोलेंगे? किस कौन लगाएगा? जो शक्तिशाली हो। शक्तिशाली मतलब किसकी यूनिट है? ये शक्ति की यूनिट है। तो ये किसकी हो जाएगी भाई? ये शक्ति की यूनिट है, वॉट। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। आप जल्दी से इसका भी आंसर कर सकते हैं भाई। जब कोई पिंड मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरता है तो इसकी कुल ऊर्जा क्या होती है? अब मुक्त रूप से गिर रहा है, नीचे की तरफ मुक्त रूप से गिरे जा रहा है, तो क्या होगी इसकी कुल ऊर्जा? बढ़ेगी, घटेगी, अचर रहती है, पहले बढ़ेगी फिर घटेगी। तो देखिए ना, हमने अभी जस्ट एक क्वेश्चन अभी जस्ट प्रीवियस आया था, हमने उसमें डिस्कस किया कि ये एक द्रव्यमान है यहां पे और ये आकर के धरातल पे गिरने ही वाला है। तब इन दोनों ही कंडीशंस में हमें ये पता चलता है कि इसके ऊपर कार्य करने वाला जो इसके अंदर जो स्थितिज ऊर्जा है, इसकी स्थिति के कारण, जिसके कारण इसमें कार्य हो रहा है, यहां पे पोटेंशियल एनर्जी होगा मैक्सिमम जब ये सबसे अधिक ऊंचाई पे है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा 0। यहां पर आप देखेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी 0 और काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा मैक्सिमम। ठीक है, मतलब अगर बीचों बीच बात करूं, यहां पर अगर ये वस्तु होता तब क्या होता? तो यहां पे पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों बराबर होते और इनिशियली जो इसके पास एनर्जी था उसका आधा आधा। कब? जब ये पूरी हाइट में कह देता हूं कि ये पूरी हाइट h है और ये जो बीच में ऑब्जेक्ट रख दिया इसके समय जो हाइट है वो h/2 है। मतलब एक बात समझ में आ गई कि ये जो एनर्जी है वो टोटली कंजर्व रहती है। यहां पर भी जोड़ेंगे उतनी एनर्जी, यहां पर भी जोड़ेंगे उतनी, यहां पर भी उतनी। मतलब जो एक फॉर्म था हमारा कि यांत्रिक ऊर्जा बराबर होती है, जो हमारी यांत्रिक ऊर्जा है वो बराबर होती है काइनेटिक प्लस पोटेंशियल के। यांत्रिक ऊर्जा बराबर होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के। स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के योग के बराबर होती है। मतलब ये परिवर्तित नहीं होगी, अब वही होगा, ये इसमें हो जाए और ये इसमें हो जाए, लेकिन टोटल एनर्जी हमेशा अचर रहती है, कांस्टेंट रहती है, कोई चेंज नहीं होती। ग बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 पे।
कमानीदार घड़ी में संचित ऊर्जा कौन सी ऊर्जा होती है भाई? कमानीदार घड़ी का मतलब क्या? तो जो बच्चों के खिलौने में लगता है उसी तरीके से एक अरेंजमेंट समझ लीजिए, ऐसा, और यहां से बना करके एक यहां पे चाबी बना देते हैं, और ये घड़ी जो होती है हमारी उसके अंदर का भाग है भाई। ये अच्छी घड़ी है, थोड़ी डिजाइन वाली है ना, ये अंदर का भाग है। क्या करा अपन ने, घड़ी में ऐसा चाबी देते, उस चाबी देने से क्या होता है भाई, तो इसको आप लपेट देते बहुत ज्यादा, फिर ये बाद में क्या होता है, तो धीरे धीरे खुलता है, और खुलने के बाद कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। अब इस प्रकार से हो गया, फिर आपको क्या करना है, तो फिर चाबी भरनी पड़ेगी। मतलब आप क्या करेंगे, ये जो प्लेट्स हैं जो इससे स्पाइरल हुई पड़ी हैं, इन स्पाइरल प्लेट्स को इसके अंदर आप करते हैं संचित स्थितिज ऊर्जा। जो भी स्टोर होने वाली ऊर्जा होगी, स्थितिज ऊर्जा, जो भी स्टोर्ड एनर्जी है वो सभी कौन सी ऊर्जा होती है भाई? स्थितिज ऊर्जा होती है। जिसको आप रोक सके, जिसको आप संचित कर सके, वो सब स्थितिज। तो मतलब आंसर स्थितिज ऊर्जा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। ऊपर उठाई गई हथौड़ी में, अगर आपने हथौड़ी को ऊपर उठाई है तो उसमें स्थितिज ऊर्जा है, गतिज है, कोई ऊर्जा नहीं है, दोनों प्रकार की है। तो आपने जैसे हथौड़ी को ऊपर उठाया, मतलब उसमें क्या हो गया, हाइट पर आप ऐसे लेकर के गए, तो भाई ऐसा समझ लीजिए ये मेरा आधार है ना, यहां से मैंने हथौड़ी की, अब ये पोजीशन है, तो होनी क्या चाहिए थी भाई हथौड़ी की पोजीशन? हथौड़ी की पोजीशन, आधार को थोड़ा ऊपर ले चलते हैं, हथौड़ी की पोजीशन मान लीजिए ये था, तो होना यहां चाहिए था ना हथौड़ी, ये ऊपर चली गई, ऊपर चली गई, मतलब इसमें क्या मिल गया, मुझे मिल गया हाइट, और इसके अंदर मास तो होगा ही, तो mgh तो लागू हो ही जाएगा एटलीस्ट इसके अंदर। मतलब mgh यानी मतलब क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा। इसके अंदर क्या निर्भर करती है भाई, क्या नियत है इसके अंदर, स्थितिज ऊर्जा। चलिए आगे बढ़ता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। ऋणात्मक कार्य के प्रकरण में बल एवं विस्थापन के बीच का कोण कितना होता है? ये तो बहुत ही आसान सा हो गया भाई। जो कार्य हमने देखा था, हमारे पास 3 प्रकार के कार्य थे। कार्य एक था हमारे पास पॉजिटिव वर्क डन, जो होता है हमने पढ़ा था कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। हमने ये पढ़ रखा है कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन इंटू कॉस थीटा। अब क्या हो गया भाई, तो W इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा। ठीक इसी प्रकार से जब आप इसमें बात करते हैं कि ये भाई पॉजिटिव नहीं नेगेटिव हो, तो पॉजिटिव होने के लिए यहां पे जो थीटा है इसकी वैल्यू होनी चाहिए, यहां पे जो थीटा है इसकी वैल्यू होनी चाहिए पॉजिटिव होने के लिए 0 डिग्री। मतलब आपने वस्तु के ऊपर जो बल लगाया, एक वस्तु है, मैंने इधर की दिशा में बल लगाया, विस्थापन भी इधर ही हो गई, तो ये जो हो गया, ये हो गया मेरा कितना, इन दोनों कोण के बीच का, दोनों के बीच का कोण कितना है, 0। कोई कोण, कोई एंगल नहीं बन रहा क्योंकि दोनों एक ही दिशा में चल रहे। ठीक उसी प्रकार जब आप यहां पे बात करते हैं एफ एस कॉस थीटा, तो यहां पर थीटा जो होता है वो 180 डिग्री। मतलब हमने जो काम किया, बल लगाया हमने इधर और विस्थापन मिल रहा है इधर, यानी इन दोनों को अगर एक जगह मिलाएं तो एक इधर और एक इधर, मतलब कितने डिग्री का कोण, 180। और कॉस 180 का मान होता है -1। यहां पर रख दीजिए, तो एफ एस कॉस 180 डिग्री, तो कितना हो जाएगा भाई, एफ एस -1, मतलब माइनस ऑफ एफ एस, मतलब कार्य बराबर माइनस ऑफ बल गुणे विस्थापन। यानी कितने का एंगल होना चाहिए भाई, 180 डिग्री का। आपने जिधर बल लगाया उसके विपरीत दिशा में अगर हो रहा है विस्थापन, तो वहां पे जो कार्य हो रहा है वो नेगेटिव है। अगर जिधर फोर्स लगाया उधर ही कार्य हो रहा है, उधर ही विस्थापन हो रहा है, तो पॉजिटिव है। तो आंसर 180 घ बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम अपने क्वेश्चन नंबर 21 की बात कर लेते हैं। 2 kg के एक पिंड का संवेग 6 मात्रक है, ठीक, यूनिट है ना, तो उसकी गतिज ऊर्जा का मान कितना होगा? ध्यान से देखेंगे, यहां पे हमारे पास दिया है कितना भाई, 2 kg का पिंड, मतलब मास गिवन है हमारे पास 2 kg, और ये संवेग गिवन है। संवेग मतलब p गिवन है, p मतलब क्या भाई, mv,
कितना 6 यूनिट। ठीक है, ये क्या होता है, द्रव्यमान इंटू वेलोसिटी, वेग, ये गिवन है। तो मुझे कैलकुलेट करना है इसकी गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा मुझे पता है होता है हाफ mv²। चूंकि यहां पे mv दिया है और मुझे m अलग और v² अलग से पता होता है, तो इसको तब्दील करते हैं इस फॉर्मूले के लिए। तो इसमें अगर मैं काम कर देता हूं m का ऊपर गुणा और m का ही नीचे भाग दे देता हूं, बाकी सब वैसे का वैसा, जो जैसा था वैसा ही। भाई क्या किया मैंने, एक्स्ट्रा m और m का गुणा भाग मैं कर सकता हूं, ये दोनों कट के कितना हो जाएगा 1। आगे अगर मैं बढ़ाता हूं इसको तो 1/2, ये क्या बन जाएगा ऊपर m इंटू m, m² v²/m। अगली लाइन में मैं लिखूं तो हाफ, ये m² v² को एक साथ लिख दूंगा तो mv² हो जाएगा अपॉन में m, ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी। ये हमारे पास हमारे इसी सेगमेंट में हमने इसको देखा भी है भाई, इसको सॉल्व किया है ना। अब इस पे न्यूमेरिकल आ चुका है मेरे पास। इसके पहले ये एक्सप्रेशन पूछा गया था एक एमसीक्यू में, अब यहाँ पे न्यूमेरिकल्स आ गया इसके लिए। तो अब क्या करूं मैं, मेरे पास mv की वैल्यू अब गिवन है 6। तो चलिए यहां पे मैं लिखता हूं काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ mv²/m। तो एक काम करते हैं, इसको mv² को ऊपर रख देते हैं 6, तो ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर अपॉन में एक m, तो m अलग से 2 kg दिया हुआ है 2, तो 1/4 इंटू 6 से करेंगे तो 36, 4 से काट दीजिए तो 9 बार में कट जाएगा। काइनेटिक एनर्जी कितना आ गया भाई 9 जूल, कितना 9 जूल इसका आंसर हो गया। आई थिंक आपको यह समझ में आएगा, यहां पे सिर्फ एक यही ट्विस्ट था, m का गुणा और भाग। ठीक है, तो हो गया 9 जूल, ग बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका। चलिए, आई होप कि आपने भी बिल्कुल यही सही आंसर लगाया। भाई हम बढ़ते हैं अपने 22nd क्वेश्चन की तरफ और इसकी चर्चा करते हैं। क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं द्रव्यमान जो है दो पिंडों के वो बराबर है, मतलब बराबर द्रव्यमान के दो पिंड क्रमशः 3v और 2v के वेग से चल रहे, तो उनकी गतिज ऊर्जा का क्या अनुपात होगा। तो देखिए सिंपल है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू होता है हाफ mv², अर्थात मैं यहां से कह सकता हूं कि गतिज ऊर्जा जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है v² के। अब दो है, इन दोनों के हिसाब से 3v और 2v, तो मैं ke3 लिख लेता हूं अपॉन में ke2 लिख लेता हूं। ठीक है ना, ke3 और ke2 मतलब क्या, काइनेटिक एनर्जी 3 के लिए, काइनेटिक एनर्जी 2 के लिए, और द्रव्यमान दोनों के कैसे हैं सेम, तो मतलब फॉर्मूला क्या हो गया, हाफ m 3v का स्क्वायर अपॉन हाफ m 2v का स्क्वायर। फर्दर इसको यहीं कहीं मैं अगर सॉल्व कर देता हूं तो मुझे मिल जाता है, ये कैंसिल, ये खत्म, मास सेम है ना भाई, द्रव्यमान सेम है, 3 9v² अपॉन 4v², ये खत्म 9/4। मतलब क्या मिल गया भाई, मुझे आंसर मिल गया 9:4। ठीक, कितना हो गया भाई 9:4 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ये हो गया 9:4। आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। 23rd क्वेश्चन, कार्य की केवल दिशा, केवल परिणाम, ना दिशा ना परिणाम, परिणाम और दिशा दोनों। तो भाई कार्य जो है हमें ज्ञात है कि कार्य बराबर होता है हमारा बल इंटू विस्थापन, और ये भी ज्ञात है यहीं के यहीं कि ये कार्य जो होता है वो इन दोनों के डॉट प्रोडक्ट से बना है भाई, मतलब ये दोनों वेक्टर फॉर्म में होंगे और ये उसका क्या होगा, ये डॉट प्रोडक्ट से बना, मतलब ये जो हो जाएगा ये मेरी हो जाएगी स्केलर वैल्यू। स्केलर का मतलब क्या होता है भाई, अदिश, एक अदिश राशि। अदिश राशि का मतलब होता है जिसके पास केवल परिमाण हो, केवल परिमाण हो, दिशा का कोई लेना देना नहीं भाई, दिशा का कार्य में कोई मतलब नहीं है। हाँ, इस बल को मतलब था, इस विस्थापन को मतलब था, लेकिन दोनों के गुणनफल को मतलब नहीं है। मतलब कार्य में केवल क्या होगा भाई, तो केवल परिणाम होगा। क्यों, क्योंकि ये एक स्केलर यूनिट है। ठीक, चलिए, तो ख इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ता हूं मैं, 24th क्वेश्चन की बात करते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, जल्दी आंसर टाइप कीजिए इसका। जूल किसका मात्रक है, कार्य का ऊर्जा का, कार्य का शक्ति का, कार्य का ऊर्जा शक्ति कार्य बल कार्य।
तो चलिए इसमें थोड़ी सी प्रैक्टिस करा देता हूं मैं, है ना। बल का क्या होता है भाई, न्यूटन, और कार्य का जूल। उसी तरीके से यहां पे शक्ति की बात करते हैं तो शक्ति की इकाई क्या होती है भाई, शक्ति की इकाई होती है वॉट, और ऊर्जा की इकाई, तो ऊर्जा की इकाई जूल। आंसर तो वैसे मिल गया, कार्य और ऊर्जा दोनों का जूल। फिर भी मैं यहां पे फिर से चलता हूं, कार्य का जूल और शक्ति का क्या है भाई, वॉट, कार्य का जूल, ऊर्जा का भी जूल। तो इन्होंने ही तो पूछा था किसका जूल मात्रक है, ये ध्यान भी रखिएगा भाई। जूल एक ऐसी यूनिट है जो दो लोगों के लिए काम करती है, कार्य के लिए भी और ऊर्जा के लिए भी। कारण क्या है इसका, तो इसका कारण यह है कि ऊर्जा का माप, ऊर्जा का जो माप होता है वो किसके रूप में होता है भाई, तो वो कार्य के रूप में होता है। ये हमेशा कार्य के रूप में ऊर्जा का माप निकलता है, क्योंकि आपको किसी की एनर्जी पता करनी है, उसके कहने से एनर्जी नहीं पता चल जाएगी। आप उसको काम देंगे, वो जितना काम करेगा उसी से उसकी ऊर्जा का कैलकुलेशन होगा। तो ये ध्यान में रखेंगे कि भाई ये जो कार्य और ऊर्जा इन दोनों की इकाई एक ही होती है, वो होती है जूल। कारण ये होता है कि ऊर्जा मापने का तरीका है कार्य। अगला, अपने सिर पर 20 केजी का बक्सा उठाए हुए कोई कुली 36 प्लेटफॉर्म पे 50 मीटर चलता है। गुरुत्व बल के विरुद्ध कुली द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। एक बात ध्यान से समझेंगे, ऐसे जैसे ही क्वेश्चन आते हैं हम थोड़े से सोचने में लग जाते हैं कि भाई ये तो मुझे बन गया, बड़ा ही आसान सा है, तुरंत कैलकुलेशन पे उतर आते हैं। लेकिन यहां पे क्या कह रहे हैं उसको समझेंगे जरा। ये ऐसा कहना चाह रहे हैं कि ये बंधु, ठीक है, ये अपने सर पे कुछ सामान उठाए हुए, एक बक्सा उठाए हुए हैं, ठीक है, एक बक्सा उठाए और ये जो है ये खड़े हैं। अब क्या करें भाई, तो इसको कर दिया कि ये 20 केजी का ये बक्सा उठाया और 36 प्लेटफॉर्म पे ये इधर चलना शुरू कर दिया। कहां तक पहुंचे भाई, तो एक पोजीशन है बी जो कि 50 मीटर दूर है, यहां कहीं पे पहुंच गए। तो यहां पहुंचने के बाद सवाल यह है कि इन्होंने कितना कार्य किया, लेकिन एक ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है भाई, गुरुत्व बल के विरुद्ध क्या कार्य किया। तो गुरुत्व बल के विरुद्ध कार्य करने का मतलब, ये अगर ए से बी पर गए हुए, ये ए से बी तक गए, इसका मतलब ये होता है 36 दिशा में तो कार्य हुआ, 36 तो कार्य होगा, लेकिन ऊर्ध्वाधर दिशा में कोई कार्य नहीं हुआ, क्योंकि ऊर्ध्वाधर दिशा में गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य जो होता है उसका फॉर्मूला होता है हमारा गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य, जो होता है यह होता है हमारा पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा। गुरुत्व बल के विरुद्ध जो भी काम करेंगे वो स्थितिज ऊर्जा। हाँ, ये बक्से को जमीन से उठा के सर पे रखा तो काम किया, लेकिन हमें ऐसा नहीं कहा, हमें कहा कि वो सर पे रखे हुए ही था। तो मतलब पोटेंशियल एनर्जी जो होगी, जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी होगी वो होती है mgh। और मुझे पता चला कि हाइट में कोई वेरिएशन नहीं है, उसी प्लेटफॉर्म पे चल रहा है भाई। वो सीढ़ियां चढ़ करके जाता तो कुछ बात भी बनती, वो प्लेटफॉर्म पे, सेम प्लेटफॉर्म पे चल रहा है। यानी यहां पर क्या दिया भाई, h इक्वल्स टू 0, मतलब P इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू 0। यानी वो कुली ने गुरुत्व के विरुद्ध कोई कार्य नहीं किया। कितना, 0। ठीक, आंसर चेक कर लेते हैं। बिल्कुल सही है भाई, घ हमारा करेक्ट आंसर है। तो हमने यहां तक में देख लिया हमारे फर्स्ट 25 ऑब्जेक्टिव्स एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चंस को। हमने समझा भी, इसमें न्यूमेरिकल्स भी हमने देखे, इसमें हमने डायरेक्ट क्वेश्चंस भी देखे, कॉन्सेप्ट बेस्ड भी देखे, हमने सीधे सीधे यूनिट बेस्ड भी देखे, मतलब सभी प्रकार के क्वेश्चंस हमने देखे। तो भाई बाकी कोर्स कंटेंट के लिए क्या करेंगे आप, तो आप अपने सर्च बॉक्स में लिखेंगे magnetbrains.com। आपके सामने इस तरीके से एक पेज ओपन होता है जहां पर आप अपने टॉप कोर्सेज को एक्सप्लोर कर सकते हैं, क्योंकि यही है इंडिया नंबर 100% फ्री एजुकेशन प्लेटफॉर्म, जहां पर आप सीबीएसई इंग्लिश मीडियम से हो, सीबीएसई हिंदी मीडियम से हो, स्पोकन इंग्लिश सीखना चाहते हो, एनटीएससी, ओलंपियाड, आईआईटी, जेई, नीट, सीएआईबी, जेआईआईबी, आप जिस किसी भी चीज की प्रिपरेशन करते हैं टैप कीजिए, आपके कोर्स कंटेंट यहां पे देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि आप सीबीएसई हिंदी मीडियम से आपने टाइप किया, आपके सामने आपके कोर्स कंटेंट्स खुल गए। आप जैसे अपनी क्लास सेलेक्ट करते हैं आपके सब्जेक्ट्स ओपन हो जाएंगे।
सब्जेक्ट पे जैसे ही क्लिक करते हैं आपके चैप्टर्स ओपन हो जाते हैं। आपके एक ही चैप्टर के फोल्डर के अंदर उस चैप्टर से रिलेटेड उसके कॉन्सेप्ट वीडियोस, वन शॉट रिवीजन, एमसीक्यूज, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और भी बहुत कुछ देखने को मिल जाता है भाई। तो जैसे आप इसको प्ले करते हैं आपके सामने आपका वीडियो कुछ इस प्रकार से प्ले होता है, जिसको कहीं पर भी आप पॉज कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं और सबसे अच्छी बात यहीं से नेक्स्ट वीडियो करके आप अपने अगले नेक्स्ट वीडियो पर जा सकते हैं। मतलब भटकने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो अभी के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब एंड इसे अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए भाई, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी लेकर के आया फ्री एजुकेशन फ्रॉम क्लास 6 to 12th, क्वालिटी कंटेंट एंड एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ। तो बने रहिए हमारे साथ, हम मिलेंगे अपने अगले सेशन में और एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चंस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।